नमस्कार, दक्ष दर्पण और देश कल तक चैनल में आपका स्वागत है। आप सब जानते हैं कि गुरु पर्व के उपलक्ष्य में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 1 वर्ष से चले आ रहे किसान आंदोलन का पटाक्षेप यह कहकर करने की कोशिश की है कि हम कुछ किसानों को समझाने में विफल रहे और अब संसद में उपयुक्त तीनों कानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा। हरियाणा में किसान आंदोलन भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विचार, योजनाओं और नीतियों को लेकर बहुत लोग दादरी के विधायक और सांगवान खाप के मुखिया सोमवीर सांगवान से चर्चा करते हैं, उनका दृष्टिकोण जानने की कोशिश करते हैं और श्री सांगवान बेबाक होकर उनके सवालों का जवाब देने से कभी नहीं हिचकते और आंदोलन शुरू होने के बाद से ही इतने सक्रिय हैं कि कोई परियोजना, घटना, कार्यक्रम, कोई प्रकरण नहीं है जहां उनकी हाजिरी न लगी हो और उनका योगदान न रहा हो। हमने समय समय पर श्री सांगवान से बात करके इसे लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। आज उनसे बात करने का फिर अवसर मिला है तो पूछा गया है कि आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों के संदर्भ में जो कुछ कहा है उसे आप किस तरीके से देखते हैं। इस पर श्री सांगवान ने तपाक से कहा कि पहली बात तो यह है कि जब प्रधानमंत्री ने यह कानून वापस लेने का फैसला कर लिया था तो तरीका भी सही होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मैं पूछता हूं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में जिस तरह से एक तानाशाह की तरह काम कर रही हैं, न किसी की सलाह लेते हैं, न किसी को अधिकार देते हैं, तो एक काम तो उन्हें कर ही देना चाहिए था कि वे आंदोलन में शरीक लोगों के प्रतिनिधियों को अपने घर बुलाकर बात करते, जैसे उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को घर बुलाकर की थी। प्रधानमंत्री यह भी कह सकते थे कि किसान भाइयों, मैंने तो अपनी समझ से यह सब ठीक सोच समझ कर किया था। यदि तुम्हें ठीक नहीं लगा तो मुझे आपकी ही बात मानने को मजबूर होना पड़ेगा। आप इस मामले में अपनी सलाह देकर मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस दौरान एमएसपी पर चर्चा हो सकती थी, कुछ और तकनीकी बातों पर चर्चा की जा सकती थी, कौन किसान पर चर्चा हो सकती थी जो शहीद हुए हैं, परंतु प्रधानमंत्री ने यहाँ भी श्रेय खुद लेने की कोशिश में कुछ राजनीतिक संदेश, कुछ चुनावी संदेश भी देने की कोशिश कर डाली और लोगों को लगा कि प्रधानमंत्री हाल ही में हुए 29 उपचुनावों में भाजपा की हार और आने वाले चुनावों में भाजपा की कमजोर हालत की खबरों और सर्वेक्षणों के दबाव में आकर एक माफी मांगकर अपना राजनीतिक मकसद पूरा करना चाहते हैं। श्री सांगवान आगे कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने माफी तो मांग ली, लेकिन किस बात की माफी मांगी, इस बात को उन्होंने आज तक स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने शहीद किसानों के लिए माफी मांगी होगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने उन शहीदों का जिक्र करना भी एक बार जरूरी नहीं समझा। प्रधानमंत्री ने इस आंदोलन की शुरुआत से अंत तक सिखों को पोलराइज करने की कोशिश की है। उन्होंने कभी आंदोलन में खालिस्तान का जिक्र किया तो अब उन्हें सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस की याद आ गई। इस मामले में यदि माफी को जोड़ें, हम पाएंगे कि प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून यूं ही वापस नहीं लिए हैं। इसके पीछे भी कई पेच हैं, कई राज हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के सत्र के दौरान एक ही समय 3 बार बहुत जोर देकर यह कहा था कि कानून किसी कीमत पर वापस नहीं होंगे, तो अब वे ये बताएं कि यूं एक ही झटके में इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया गया। यही कारण है कि किसानों ने आंदोलन समाप्त नहीं किया है, बल्कि ऐलान किया है कि सारे कार्यक्रम यथावत जारी रहेंगे। यहाँ तक कि हरियाणा में भी जो कार्यक्रम बनाए गए हैं वे सब के सब समय पर पूरे किए जाएंगे। इस मामले में घोषणा की है कि 2 जनवरी चरखी दादरी भिवानी क्षेत्र के कितलाना टोल पर हमने जो बहुत बड़ी महापंचायत बुलाई है वह समय पर होगी और उसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। इसमें बड़े और जिम्मेदार लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। सामाजिक दृष्टिकोण के लोगों, सभी खापों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। यहाँ तक कि मेघालय के गवर्नर माननीय चौधरी सतपाल सिंह मलिक को भी आमंत्रित किया गया है। उन्होंने इस पंचायत में आने का आश्वासन दिया है। श्री सांगवान कहते हैं कि यह कितनी शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में उन किसानों को श्रद्धांजलि तक नहीं दी जो इस दौरान शहीद हो गए। ऐसा लगता था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में 700 लाशों पर खड़े होकर राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। श्री सांगवान कहते हैं कि मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कदम अंतर्राष्ट्रीय दबाव, दुनिया भर में सिखों और हालातों के दबाव में भी दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने, सरकार ने किसी भी मंत्री में एक बार भी यह नहीं कहा था कि कानून वापस लिए जा सकते हैं।
मनमर्जी से फैसला लेने के चक्कर में प्रधानमंत्री की स्थिति सांप छछूंदर की हो गई है और उनकी छवि को भी भारी धक्का इसलिए लगा है कि आम आदमी ने यह समझ लिया कि यू टर्न लेने, माफी मांगने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है और प्रधानमंत्री के इस कदम से उनके अनुयायी भी सकते में हैं। उन्हें लगता है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कमजोर व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को आने वाले सभी चुनाव में उसी तरीके से होगा जैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान हुआ था। श्री सांगवान यह मानकर चल रहे हैं कि अब 5 राज्यों में आने वाले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के लाले पड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में तो कमजोर पड़ ही चुकी है, उसे उत्तर प्रदेश में भी जीत के लिए नाको चने चबाने पड़ेंगे और सरकार नहीं बन पाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रधानमंत्री और सरकार के खिलाफ जिस तरह से मुखर होकर बोलने लगे हैं, उसकी राजनीति में खास मायने हैं। लोगों ने यह कहना तक शुरू कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू सब जगह अपनी चमक खोता जा रहा है। सांगवान कहते हैं कि अब किसान अपनी सारी बातें मनवाए बिना घर नहीं जाएंगे, क्योंकि किसान आंदोलन करना जानता है, उसे शांतिपूर्वक विस्तार देना जानता है और पीछे नहीं हटता। सोमेर सांगवान इस एक बात को दावे के रूप में कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानूनों को लेकर चल रहे इस आंदोलन को कभी भूलेंगे नहीं और अपनी दुर्दशा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 साल तक माफ नहीं करेंगे। यह आंदोलन देश का सबसे लंबा, शांतिप्रिय और सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में जाना जाएगा और आने वाली पीढ़ियां इस पर चर्चा करते समय सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हठ धार्मिकता और तानाशाही पूर्ण रवैये का जिक्र किया करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कृषि कानून निरस्त करने की घोषणा की, कानूनों के संदर्भ में माफी मांगी, तो उस समय उन्हें यह भी कहना चाहिए था कि किसानों के बारे में उन्होंने जो कटु शब्द कहे थे, उन्हें परजीवी कहा, आतंकवादी कहा और खालिस्तानी तक कहा, उसके लिए भी वे माफ़ी चाहते हैं। सांगवान ने कहा कि सच्चाई यह भी है कि पीएम मोदी का दिमाग इस चीज़ से भी दुरुस्त हुआ कि पिछले दिनों देश में जो 29 उपचुनाव हुए, उनमें भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बुरी तरह से घटने की बात सामने आ गई। उधर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार और पार्टी के संदर्भ में जो सर्वेक्षण करवाए वे चिंताजनक पाई गई। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंताएं बढ़ गई और उन्हें यह लगा होगा कि किसान आंदोलन वापस लेने की घोषणा के साथ ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थिति सांप छछूंदर जैसी हो गई है, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा और किसान भी अपनी बात मनवाए बिना घर वापसी नहीं करेंगे। श्री सांगवान यह भी मानते हैं कि पंजाब में विधानसभा से पहले भारतीय जनता पार्टी और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच तालमेल के नाम पर जो घालमेल होता दिख रहा था, उससे न भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला था और न ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को। कैप्टन अमरिंदर सिंह तो न 3 में रहे हैं न 13 में। यहाँ यह बात गौर करने की है कि पश्चिमी बंगाल के चुनाव से पहले अपने विवेक के दम पर सोमेर सांगवान ने एक तरह से भविष्यवाणी की थी कि मैं यह बात एफिडेविट पर लिखकर देने को तैयार हूँ कि बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुक्की खानी पड़ेगी और परिणाम आने के बाद भाजपा को 3 कृषि कानून किसान आंदोलन जरूर याद आएंगे। श्री सांगवान कहते हैं कि बेशक खापों का काम मुख्य रूप से सामाजिक समस्याओं के समाधान से जुड़ा रहता है, लेकिन सारी खापी आरंभ से ही किसान आंदोलन के पक्षधारी ही नहीं, पोषक की भूमिका में रही हैं और संयुक्त किसान मोर्चा का पूर्ण रूप से समर्थन करती हैं। उनके अनुसार खापी पंचायतें किसी तरह की राजनीतिक दबाव या प्रभाव में काम नहीं करती, परंतु वे यह मानते हैं कि खापों के प्रबंधन, परंपराओं, संचालन और अधिकारों के संदर्भ में कुछ फेरबदल करने की जरूरत है। न्याय करने के मामले में खाप पंचायतों को कुछ न्यायिक अधिकार मिल जाए तो समाज में अपराधों और अपराधियों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। खाप पंचायतों ने कई बार यह सिद्ध करके दिखाया कि गलती करने वाले व्यक्ति या व्यक्ति को लाइन पर लाने के लिए अपेक्षा को भी सजा के रूप में प्रयुक्त करके बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। समाज के समुदाय की विसंगतियों को समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने इस बात का दावा किया है कि आगामी 2 दिसंबर को कितलाना टोल पर हो रही पंचायत मुजफ्फरनगर की चर्चित किसान पंचायत से भी बड़ी पंचायत साबित होने जा रही है। उनके अनुसार इस पंचायत में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सदस्य होते हुए भी सामाजिक मूल्यों को ज्यादा अभिमान देते हैं। वह इसलिए कि वह समाज और भाईचारा ही होता है जो किसी को अपनी खुद की टिकट देकर उसी तरह विधानसभा भेज सकता है जैसे कि उन्हें पहुंचाया गया है। वे कहते हैं कि मौत के समय भी 5 भाई ही काम आते हैं। किसान आंदोलन की कामयाबी का आधार भी यही है। इस आंदोलन ने समाज में सद्भावना और भाईचारे को बढ़ाया है, जो भविष्य में परस्पर सामाजिक रिश्तों को मजबूत करने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि वे अपने प्रत्येक भाषण में इस बात को प्रमुखता से उठाते हैं कि समाज में
सबसे बड़ी चीज सद्भावना और भाईचारा है। इसलिए हमें यह मानकर चलना पड़ेगा कि कोई जाति पाति नहीं, आपस में सब भाई हैं। सोमवीर सांगवान चौधरी देवीलाल के उस विचार को सदा मन मस्तिष्क में लेकर चलते हैं कि लोकतंत्र में जो व्यक्ति लोगों के बीच में रहेगा वही आगे बढ़ेगा। उनका यह भी मानना है कि कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ और समर्पित भाव से अपने सामाजिक दृष्टिकोण के बलबूते पर समाज सेवा में का काम करता है तो भी नकारात्मक सोच के सामाजिक तत्व मनोरोगियों की तरह व्यवहार करते हुए उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को इस तरह नजरअंदाज करके आगे बढ़ने की कोशिश में लगी रहना चाहिए कि कुत्तों का काम भौंकना ही होता है। इस पर वे यह भी कह देते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। विरोधियों ने श्री सांगवान को बदनाम करने, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करने, झूठ फरेब और दुष्प्रचार का काम करने का काम तब तक जारी रखा जब तक जन सामान्य ने, समाज के जिम्मेदार लोगों ने उन्हें जलील करते हुए चल निकल अपना काम कर कहते हुए दबड़काना शुरू नहीं किया। ऐसे असामाजिक तथा फडुल्ले लोगों ने श्री सांगवान की सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा, पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन पद से त्याग पत्र तथा सरकार द्वारा पंचकुला में आवास खाली करा लेने के बावजूद भी सरकार का पिट्ठू बताने की नाजायज बात भी की, परंतु उनकी बातों का जवाब सांगवान ने नहीं समाज में इस तरह से दिया कि अब वे लोग और उनके आका बिलों में घुस गए हैं। एक प्रचलित कहावत है कि जो व्यक्ति घर छोड़ता है वह प्रमोट भी होता है। विधायक सोमवीर सांगवान इस मामले में दो खासियतों के लिए जाने जाते हैं। वे अपनी दो बड़ी जिम्मेदारियों के कारण अनुशासन का परिचय दे देते हैं कि अपनी दिनचर्या को भी एक सिस्टम से कुछ इस तरह चलाते हैं कि जब वे चंडीगढ़ होते तो सुबह वक्त से उठकर लगभग 350 किलोमीटर यात्रा कर 9 बजे तक अपनी हलके में दादरी पहुंच जाते हैं। ऐसा वो कभी कभी नहीं, हर बार ही करते हैं। आंदोलन के दौरान उन्होंने इतना काम किया कि वे पूरे हरियाणा में अपनी ऐसी सामाजिक और राजनीतिक छवि बनाने में सफल हुए कि उनके विरोधी भी दबी जुबान में उनकी तारीफ करने को मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने इस दौरान जींद जिले में अपनी ऐसी छवि बना ली कि देहात में वह लोगों की चर्चा का विषय बनते देखे गए हैं। यहाँ लोग उनके इस आह्वान से बड़े प्रभावित है कि आने वाले समय में अपना प्रतिनिधि अपने से ही बनाएं और जरूरत पड़ने पर राजनीतिक दलों को भी बेशक दरकिनार कर दें। श्री सांगवान भाजपा में रहे लेकिन उनका भाजपा से पूरी तरह से मोह भंग हो गया है। वह मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के खिलाफ मुखर होकर बोलते हैं और साफ तौर पर कह देते हैं कि जो पार्टी किसान विरोधी है उसके पक्ष में खड़ा होना उनकी फितरत में ही नहीं है। उनकी जानकार हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की बड़ी बेसब्री से इसलिए इंतजार कर रही हैं कि उन्हें पता है कि सत्र में श्री सांगवान फिर कोई जलवा जरूर बिखेरने वाले हैं। राजनीतिक फैसले लेने में सोमवीर सांगवान बहुत ही सजग रहते हैं। भला बुरा, प्रभाव दुष्प्रभाव सब मस्तिष्क में लेकर चलते हैं। निर्दलीय विधायक हैं, उन्हें अलग अलग मामलों में राजनीतिक दलों के निमंत्रण आते हैं तो वे 100 बार सोचते हैं, परंतु कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, खेलों से खिलाड़ियों से संबंधित कोई कार्यक्रम हो, वहां जाने में देर नहीं लगाते और जरूरत पड़ती तो दान भी जरूर देते हैं। उन्होंने रोहतक जिले में मोखरा गाँव में कुश्ती में मेडल जीतकर आई एक महिला पहलवान को अपनी जेब से 1 लाख और नारदौत प्रकार में चर्चा में आई कुलदीप नामक किसान जो उपचाराधीन की मदद के लिए भी 1 लाख प्रदान किए। पंचायतों का आयोजन होता है तो वे किसी से चंदा नहीं लेते, बल्कि रोहतक में हुई पंचायत में उन्होंने 2 लाख का योगदान दिया। वे अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से नहीं भागते, एक दूरदर्शी नेता और एक कर्तव्य परायण मुखिया के रूप में स्थापित हो गए हैं और आने वाले समय में लोग उन्हें एक प्रेरक के रूप में भी देखेंगे और वे एक व्यक्ति ही नहीं, एक संस्था के रूप में उभर कर सामने आएंगी। सोमवीर सांगवान के पास भविष्य में बहुत से विकल्प मौजूद हैं। चंडीगढ़ से दक्ष दर्पण और देश कल तक के लिए संपादक धर्मपाल वर्मा की रिपोर्ट।